हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्लास 12 फिजिक्स की यहाँ पर बात करी जा रही है। और जो आपसे अभी तक वादा किया गया था कि भौतिक विज्ञान में 95% आपके दिलाने का, तो वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि मेरे चैनल पर लगातार आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि आपको 95% लाने में मदद कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2024, मतलब जो आपका 2024 में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और पिछले 3 से 4 सालों में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर प्रूफ हैं, टिप्पणियाँ या फिर नियम, जो ये सब लिखी हुई है नीचे वाली लाइन, ये ऐसे ही नहीं लिखी हुई है। ये आप मेरे चैनल पर जाइए, आपको इन सभी के जो प्रूविंग वाले सवाल होंगे, टिप्पणियाँ जो आती हैं और नियम जितने भी होते हैं, वायो सेवर्ट का, एम्पियर का, तो वो सारे आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो फिलहाल चलिए आज की वीडियो को हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी में देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लीजिए। तो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है उस पर हम लोग आज थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर पहले उत्तर आपको दिख रहा होगा कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। तो इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये आपका क्या है, हुआ है मुख्य अक्ष है। ठीक है, मेन एक्सिस जो होती है मुख्य अक्ष, यहाँ पर आपका रखा हुआ है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल हो चाहे अवतल हो, से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अवतल कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमने उत्तल ले लिया है। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए आपकी कोई वस्तु रखी हुई है और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से अपवर्तित होकर किरण कहाँ चली जाएगी, इधर जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर दर्पण में पढ़ रखा हो, इस तरह से जो हम लोग बनाते हैं डायग्राम, आप लोग को अगर याद हो दर्पण में, तो वहाँ पे क्या होता था, जैसे ये वस्तु है मेरी ऐसे टकरा के ऐसे आ जाती थी यहाँ पर, तो मेरा ये क्या होता था फोकस। तो भैया एक फोकस यहाँ पहले से होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और ये मेरा क्या बनना है, ये दूसरा फोकस बनना है। तो ये मेरा हो जाएगा F2। इसका अगर हम बोले तो ये होगा मेरा F1 और ये हो जाएगा मेरा F2। तो मतलब द्वितीय फोकस क्या है, ये है मेरा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जो द्वितीय फोकस होगा वो कहाँ बनना है, मेरे इस लेंस का जो था आपका उसके इस साइड में बनना है ना। तो वही यहाँ पर डिफिनेशन लिखी हुई है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, ये समझाइए। तो नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो भैया जो समंजन क्षमता होती है, जैसे मान लीजिए आप कहीं एकदम उचेले से आओ बाहर धूप से, आप अंधेरे वाले कमरे में चले रहो, तो आप अपनी जो है आंखें फाड़ के देखोगे, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, पूरी आंखें खोलोगे तब भी आपको हल्का धुंधला दिखाई देगा। तो इस कंडीशन में क्या करा आपने, अपनी आंख पूरी खोल ली। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, आंख में जो फोकस बिंदु होता है वो आपका फैला। ठीक, अब मान लीजिए आप अंधेरे वाले कमरे से, एकदम घोर अंधेरे से आप एकदम से उठ के बाहर लाइट में चले जाओ, तो क्या होगा, आंख आप एकदम से बंद कर लोगे। तो वो क्या हुआ, आँख ये जो सिकोड़ रहे हैं और इसको जो फैला रहे हैं, यही क्या होती है, आँख की मेरी समंजन क्षमता होती है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है मेरा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या महत्वता है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव मतलब देहली आवृत्ति क्या होता है, एक देहली आवृत्ति होती है, इसी के साथ लगा हुआ होता है कार्य फलन। तो कार्य फलन आप लोगों को हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं क्या होता है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं देहली आवृत्ति। तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। यही प्रकाश की क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी थ्योरी है, 4 लाइनों की, 4 से 5 लाइनों की, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और ज़्यादा नंबर का पूछा भी नहीं जाता है ये 2 या 3 नंबर का आप लोग से पूछा जाएगा। अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी, एक होगी देहली आवृत्ति, एक होगी कार्यफलन। तो अगर आप लोगों को कार्यफलन और देहली आवृत्ति दोनों देखनी है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। तरंगाग्र क्या होता है, देख लेते हैं इसको हम लोग। किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र गोलीय, बेलनाकार, समतल प्रकार के होते हैं। मतलब जो तरंगाग्र होता है वो किसी भी शेप में हो सकता है, या गोलीय या फिर बेलनाकार, समतल या फिर आयताकार, किसी भी उसमें हो सकता है। अब तरंगाग्र होता क्या है, इसको पढ़ लीजिए जरा। यहाँ पर कह रहा है किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका रखा हुआ है, ठीक है, कोई कण रखा हुआ है, इस पर तरंगाग्र हुआ तो इस तरह से ऐसे हुआ। मतलब कहने का मतलब ये देखिए एक ही दिशा में ऐसे ऐसे आगे 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 बढ़ता चला रहा है। फिलहाल जो तरंगाग्र होते हैं मेरे, वो इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि ये होते हैं और ऐसे करके उठे होते हैं, जैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने तरंगाग्र इस तरह से, है ना। फिर इस पॉइंट से जो है एक और बन जाता है ऐसे,
है ना, फिर इस ये निकला, फिर इस पॉइंट से एक और बनता चला गया, ऐसे ऐसे करते करते किसी एक पॉइंट से सारे निकलते चले जाते हैं। ठीक है, यही होता है मेरा तरंगाग्र। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमसे क्या करा है यहाँ पर कि कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। ठीक, कला संबंध स्रोत क्या होता है, ये देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, आगे लिखा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कला संबंध स्रोत क्या होता है, अभी आप चौथे और 5वें नंबर का जो नीचे आने वाले हैं 5वें 6ठे नंबर क्वेश्चन वो देखिएगा, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है कि कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, तो ऐसे स्रोत जिनका कलांतर नियत हो तथा समय के साथ ना बदले कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। एक लाइन की डिफिनेशन है, 2 नंबर में इससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, 2 लाइनें लिख दी बहुत है। ठीक है, मतलब ऐसे स्रोत जिनका कलांतर नियत हो, उनके टाइम जो लैप्स है वो हमारा क्या हो, एक कांस्टेंट हो तथा समय के साथ ना बदले, वही कांस्टेंट मतलब समय के साथ ना बदलने वाला, तो ये हो जाएगा मेरा कला संबद्ध स्रोत। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमको यहाँ साइड में दिख रहा है अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम लोग कि 2 कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक, और किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है जबकि दूसरी कुंडलियों में एकांक द्वारा प्रवाहित हो रही होती है। ठीक है, 2 कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है। आप लोगों ने डायग्राम पढ़ा होगा इसका, इस तरह से होता है, बता दें आप लोग को, यहाँ पर ये पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, इस तरह से जो डायग्राम बनता है। ठीक है, ये होता है मेरा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। एक इधर रखा होता है इस तरह से डायग्राम, अन्योन्य प्रेरण, है ना। क्या होता है इसमें, अगर आप ऐसे करके इसमें विद्युत रेखाएं मतलब प्रवाहित करो तो इसमें ऑटोमेटिक करंट प्रोवाइड होने लगता है इसके प्रभाव से। ठीक है, इसके प्रभाव से, तो ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाएंगे, इतना आपको करना है, ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है बोर्ड एग्जाम पास में। इसका मेन चीज़ है वो आप देखिए, इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है इसका, M = N2 डी, जिसमें क्या होगा, आई मेरी क्या हो जाएगी 1 एम्पियर, क्योंकि आई इसमें और ये वाले डायग्राम दोनों में क्या थी, इक्वल रहेगी। तो फाइनली जो मेरा फॉर्मूला आएगा वो आप ये वाला देख सकते हैं यहाँ पर, M = N2 ठीक है। स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, अभी जो हम लोग पढ़ के आए उसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये होगा मेरा स्वप्रेरण गुणांक, मतलब कि सेल्फ इंडक्शन। तो इसमें क्या है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में की फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो। तो इसका मेन फॉर्मूला क्या है, इसका यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग को दिख रहा होगा, L = N∅B/I। वहाँ क्या था, M था म्यूचुअल इंडक्शन में M, और सेल्फ इंडक्शन में यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक में N, इतना अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। अन्योन्य प्रेरण में यहाँ पे M लगेगा और स्वप्रेरण में यहाँ पर N लगेगा। ठीक है, I की वैल्यू क्या है 1, तो हमने इसको पहले हमने सीधा करके ऐसे लिख लिया, अपॉन में आई था, तो I = 1 है, तो मेन जो मेरा फॉर्मूला बन के आ गया वो L = N∅B। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में अच्छे नंबर चाहिए तो। ठीक है, बाकी आप मेरे चैनल विजिट करके देख लीजिए, और भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।